नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महाबहस में और आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे सरकारी कर्मचारियों ने लखनऊ के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली का रुख किया। रामलीला मैदान में हुए प्रदर्शन में देश के तमाम राज्य के लाखों लोग पहुंचे। आपको बता दें कि 1 जनवरी 2004 को केंद्र सरकार और उसके बाद 1 अप्रैल 2005 में यूपी की सरकार ने पुरानी पेंशन नीति को बंद करके नई पेंशन स्कीम शुरू कर दी, लेकिन नेता लोग वही पुरानी पेंशन नीति के तहत अपनी पेंशन ले रहे हैं। तो रिपोर्ट देखिए पहले और उसके बाद फिर पुरानी पेंशन बनाम नई पेंशन की पेचीदगियों को समझने की कोशिश करेंगे। हर सिर पर सजी टोपी और बंद मुट्ठी से हकूक की हुंकार। दरअसल देश भर के कोने कोने से आए लाखों कर्मचारियों का ये वो सैलाब है जो पुरानी पेंशन के बहाली और नई पेंशन योजना के विरोध में लुटियन के टीलों से अपनी आवाज टकराने आया है, क्योंकि बीते 13-14 साल में इनकी आवाज हाकिम और हुक्मरान सुन नहीं पाए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, तमाम राज्यों से यहाँ पर आ रहे हैं और इन सबों की जो मांग है कि जो पुरानी पेंशन जो योजना थी वो बहाल किया जाए और नई पेंशन योजना जो है उसको बर्खास्त किया जाए। दरअसल 2004 में केंद्र सरकार और 2005 में यूपी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना पर पर्दा डालकर नई पेंशन स्कीम का शुभारंभ किया था, लेकिन लाख दावों के बावजूद ये नई पेंशन स्कीम कर्मचारियों का दिल नहीं जीत सकी। चलिए अब एक बार पुरानी और नई पेंशन के अंतर को समझ लेते हैं। केंद्र राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन बंद करवा दी, उसकी जगह नई पेंशन स्कीम शुरू कर दी गई। पुरानी पेंशन में जीपीएफ कटता, नई पेंशन स्कीम में कर्मचारी का सीपीएफ कटता। जीपीएफ वाला पैसा सरकारी खजाने में जाता है, नई पेंशन में पैसा शेयर बाजार में लगता है। रिटायर होने पर कर्मचारियों का पैसा कौन देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। बुढ़ापे की लाठी कुछ नहीं है, शेयर बाजार पे आधारित है। आज जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनको 500, 600, 700 रुपए पेंशन मिल रही है। पहले मूल वेतन का आधा मिलता था, आज 500, 600, 700 उनको क्या मिलेगा? वो अपना जीवन भत्ता भी गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए हम लोग आग्रह करते हैं सरकार से कि पुरानी पेंशन न बहाल करें और हमारे बुढ़ापे की लाठी को वापस करें। शिक्षक और कर्मचारी इस बात से लेकर परेशान है, ये जो धनराशि कटौती होती है ये सुरक्षित नहीं है और हमारी जो पेंशन की जो धनराशि है, कितना % हमको पेंशन मिलेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं ले रही है। इसका न तो हमारा नियोक्ता गारंटी ले रहा है, न ही हमारी सरकार गारंटी ले रही है, न ही हमारी बीमा कंपनियां गारंटी ले रही है। कर्मचारियों के मुताबिक इस योजना की सबसे बड़ी खामी यह है कि सरकारी नौकरी में जीवन गुजारने वालों का बुढ़ापा गुर्बत में दम तोड़ देता है। और अगर ये पेंशन स्कीम इतनी ही लाभकारी है तो तमाम नेता इसका फायदा क्यों नहीं ले रहे? अगर इतनी अच्छी एनपीएस है तो ये एनपीएमएल सबको लागू कर देना, हमको बाद में दे दे, पहले तुम ले लो ना। अगर इतनी अच्छी है तो नेता अपने ऊपर क्यों नहीं लागू करते हैं? क्या हम ही लोग इतना कमजोर हैं जो सारी चीजें हमारे ऊपर थूक दी जाती हैं? अगर इतना अच्छा पेंशन है तो ये सारी जो है प्रदेश स्तर पर लागू करते हैं। वहीं इन प्रदर्शनकारियों के मंच पर पहुंचे दिल्ली के सीएम केजरीवाल विशेष सत्र में इस मांग के समाधान का ऐलान कर गए। दिल्ली विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया गया है। दिल्ली विधानसभा के अंदर आज पुरानी पेंशन स्कीम बहाली का प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा। बहरहाल अब इसे नेताओं का सौभाग्य कहें या सरकारी नौकरी वालों का दुर्भाग्य, माननीय नेताजी अगर एक दिन के लिए भी एमपी एमएलए बन जाए तो जीवन भर पेंशन पाते हैं। एमपी एमएलए होने पर 2-2 पेंशन पाते हैं, लेकिन नौकरी में जीवन लगा देने वालों को पाई पाई के लाले पड़ जाते हैं। सवाल ये आखिर क्यों 13 साल से नहीं बन पाया कोई सिस्टम? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो सरकारी नौकरियों को लेकर मोह जो लोग करते हैं उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि कहीं ना कहीं लगता है कि जब वो रिटायर हो जाएंगे, जब बुढ़ापा होगा तो उनका बुढ़ापा सिक्योर होगा। लेकिन नई पेंशन नीति में ये सिक्योरिटी छीनती जा रही है। यही वजह है कि लोग आज इकट्ठा हुए थे देश की राजधानी दिल्ली में। तो इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले क्योंकि आप लोगों की राय भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो आपके लिए आज का सवाल, आप भी बड़ी से बड़ी संख्या में हर रोज की तरह इसमें हिस्सा लीजिए और @महाबहस में अपना वोट कीजिए। तो हमारा आज का सवाल है, पुरानी पेंशन बनाम नई पेंशन नीति जो यहां पर शुरू हुई है और जो झगड़ा शुरू हुआ है, क्या देश में सांसदों, विधायकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ही तरह की पेंशन नीति नहीं होनी चाहिए? यानी कि जिस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को पेंशन मिल रही है, क्या वो स्कीम सांसद और विधायकों पर लागू नहीं होनी चाहिए? या इसका उल्टा कर लीजिए, जिस स्कीम के तहत विधायकों या सांसदों को पेंशन मिल रही है, उसी स्कीम के तहत राज्य के कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारियों को भी पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है? तो ये हमारा सवाल है और हमेशा की तरह आपकी राय का इंतजार रहेगा, जो अपने इस महाबहस के अंत में हम आप तक पहुंचाएंगे। तो ये बड़ा मुद्दा है और इस बड़े मुद्दे पर बहस करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है अमिताभ जी आपका। और साथ में हमारे साथ बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी जुड़े हैं मेरठ से, और इनके अलावा लखनऊ से हमारे साथ डॉक्टर हिलाल नकवी प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, जूही सिंह प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी की, और नोएडा स्टूडियो से हमारे साथ जुड़े हैं विजय कुमार बंधु जो अध्यक्ष हैं ओल्ड पेंशन एसोसिएशन के। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, सरकार जब भी कुछ नया करती है, दावा ये कि आपकी बेहतरी के लिए है, इससे चीजें और ज्यादा सुधरेंगी, तो वो तो फिलहाल दिख नहीं रहा क्योंकि लोगों में नाराजगी। कह रहे न्यू पेंशन स्कीम नहीं, ये नो पेंशन स्कीम है। और दूसरा सवाल ये कि अगर इतनी बेहतर ये योजना है तो खुद को क्यों उन्होंने अब तक इससे बचा के रखा है, खुद क्यों नहीं शामिल होते इसमें? जी बिल्कुल प्रीति, देखिए इसमें मुझे लगता है 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर कोई भी तटस्थ भाव से भी जी न सरकारों के पक्ष में खड़ा हो, न पूरी तरह दूसरे पक्ष में खड़ा हो, तटस्थ भाव से भी सोचे, तो एक बड़ा बुनियादी सवाल उठता है। एक नई व्यवस्था पेंशन के लिए आई, 13 साल हो गए, 13 साल में उस व्यवस्था का ढांचा नहीं बन पाया, अगर मैं सही हूं तो, जितना मुझे पता है। उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। 13 साल हो गए। मोटे तौर पर 35 साल की नौकरी होती है सरकार में, मोटे तौर पर। 25 साल की उम्र में नौजवान जाए तो 35 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त। 13 साल तो उसी में गुजर गए। अभी उसी में खींचातानी मची हुई है कि क्या स्वरूप होगा, अंततः यह तय नहीं हो पा रहा। एक दूसरा प्रश्न जो खड़ा होता है, 35 से 40 साल सेवा करने के बाद जीवन यापन के लिए, उसके भरण पोषण के लिए, उसके और उसके आश्रितों के कोई भी पेंशन स्कीम आप लाएं, उसका नाम नई स्कीम करें, पुरानी स्कीम करें, आपकी मर्जी, लेकिन एक न्यूनतम गारंटी तो दीजिए। यह लोक कल्याणकारी राज्य है, वेलफेयर स्टेट है। अगर पश्चिम बंगाल सरकार की सेवा में, तमिलनाडु सरकार की सेवा में, उत्तर प्रदेश सरकार की सेवा में, बिहार सरकार की सेवा में कर्मचारी ने 35 साल दिए, उसके बाद आप उसको बाजार के हवाले छोड़ देंगे कि कल से आप जानो और शेयर बाजार जाने? बड़े लोग तो झटका झेल जाएंगे शेयर बाजार का, ये गरीब क्या झटका झेलेंगे? ये दूसरी समस्या जो मुझे लगता है। और तीसरी समस्या असंगति की, विसंगति की और नैतिकता का मसला। लक्ष्मीकांत जी मेरे साथ बैठे हैं, बहुत सीनियर एमएलए हैं, रहे उत्तर प्रदेश में, और बड़े धाकड़ सवाल पूछने वाले रहे। ये एक बार हल्दी लग जाए माथे पर स्त्री या पुरुष के विधायक होने की या सांसद होने की, पूरी जिंदगी अमन चैन की गारंटी, मस्त घूमो यत्र तत्र सर्वत्र, खादी का कुर्ता पहनो, नींबू काट कलफ लगाओ और 4 पहिया की गाड़ी पर दंदनाते हुए
आनंदम आनंदम करो, जिम्मेदारी सरकार की, आपके भरण पोषण की। इन्होंने क्या गुनाह किया भाई? जो अधिकारी, जो कर्मचारी है, जो तहसील में काम कर रहा है, जो अस्पताल में काम कर रहा है, जो स्कूल में मास्टर पढ़ा रहा है, मेरे लिए तो एक ही पेट के जाए हैं। फिर सब भारत मां की संतान है। वो नेता बने या कर्मचारी बने, तो एक मां ये भेद कैसे कर सकती है? एक देश एक कानून, सीआरपीसी गुड। एक देश एक टैक्स, जीएसटी गुड। एक देश तमाम पेंशन, क्यों? एक ही लागू कर दो। आज कुछ नौजवानों ने कही ये बात, मुझे लगा ये बात ठीक है। आप जिंदगी भर तमाम फ्री सुविधाएं पाएंगे। रेल में चलो, चाहे जहाज में उड़ो, चाहे यहां इलाज कराओ, चाहे वहां इलाज कराओ, टेलीफोन भी फ्री और ये भी फ्री और वो भी फ्री। क्यों? क्योंकि एक बार आपके माथे पर हल्दी लग गई, विधायक हो गए, सांसद हो गए, राज्यसभा लोकसभा कहीं चले गए। ये क्या कम सेवा का काम कर रहे हैं? ये सारी सेवा का काम नेता ही करते हैं। ये तीन बड़ी विसंगतियां मुझे लगी। लाखों करोड़ रुपया कर्मचारियों से कटकर जो इकट्ठा हो रहा है, वो कहां जा रहा है? उसका कोई बैलेंस शीट देश के सामने होना चाहिए। उसकी बैलेंस शीट कर्मचारी के सामने होना चाहिए जिसका पैसा जा रहा है। और 5%, 6%, 8%, 10% कहीं तो गारंटी दो। ठोक बजा लो, चर्चा कर लो, परिचर्चा कर लो, वित्तीय जानकारों से मंथन कर लो, लेकिन ईश्वर के वास्ते कुछ तो गारंटी दो, ताकि आदमी अंदाज लगा ले कि भाई हम बुढ़े बुढ़िया जब रिटायर होंगे तो रोटी खाने की व्यवस्था हो जाएगी। मैं एक सुझाव के साथ इस बहस को शुरू करूंगा। क्या यह बेहतर नहीं हो सकता? मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी नहीं, इसलिए बहुत सरल सुझाव है। अच्छा लगे सरकारों को तो स्वीकार कर लीजिए, नहीं तो सार सार को गह रहे थोता दे उड़ाए। उस पर फिर राजनीतिक लोगों से प्रतिक्रिया मांगूंगा। क्या ये अच्छा नहीं हो? लक्ष्मीकांत जी, आप से शुरू करूंगा कि शासन एक 10% रिटर्न की गारंटी दे दे, या 15%, जो भी कर्मचारियों से बात करके तय हो जाए, और उसके ऊपर जो भी 10-20% और एक्स्ट्रा हो जाए वो शासन रख ले। चलो यही ठीक, इतना ही कर ले। मैं इनको विजय कुमार बंधु को राजी कर लूंगा, इनके हाथ पे जोड़ लूंगा, भाई मान जाओ, अब झगड़ा नहीं करो। ये पेंशन स्कीम इतनी अच्छी है ऐसा कहा जा रहा है, तो इसमें भारी रिटर्न आएगा जब बाजार में पैसा लगेगा। तो भारी रिटर्न आप रख लीजिए, उससे अस्पताल बनवाइए, सड़क बनवाइए, शासन रख ले, और इन लोगों को ये कह दे भाई 10%, 12% का रिटर्न आपको मिलता रहेगा। लक्ष्मीकांत जी। जी, मैं आपसे इस बात से सहमत हूं कि निर्णय करते समय और उस निर्णय के बाद यदि कर्मचारियों में असुरक्षा की भावना है अपने भविष्य के प्रति, तो निश्चित तौर पर सरकार को विचार करके और कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए। आपका यह सुझाव अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है कि अव्वल तो पेंशन का पैसा शेयर बाजार में लगाने का कोई अर्थ नहीं है, और अगर लगा भी रहे हैं तो निश्चित तौर पर सरकार को इस बात की गारंटी देनी चाहिए कि न्यूनतम इतना पैसा जरूर अर्न होगा जो कर्मचारी को मिलेगा, और उससे कम अगर होगा तो सरकार उसकी भरपाई करेगी। इतना जरूर करना चाहिए। जूही सिंह जी, जो बड़े निवेश होते हैं, विदेशी बड़े निवेश जो होते हैं, उनमें सरकार, केंद्र सरकार गारंटर बनती है। निवेशक ये कहता है
कि अपने केंद्र सरकार से, जैसे मान लीजिए उत्तराखंड में कोई निवेश करे विदेश की वित्तीय संस्था, तो वो कहेगी केंद्र सरकार गारंटी दे कि अगर मामला गड़बड़ा हुआ तो भारत सरकार उसकी जिम्मेदारी लेगी, योगक्षेम वहम्यम का मामला। यहां कोई गारंटी नहीं। 100 की 1000 मिल जाए आपकी किस्मत, और 100 की 100 डूब जाए आपकी किस्मत। और सबसे तीखी बात जो आज मुझे दिखाई दी, जब देश भर के लोग यहां आए, उन्होंने कहा कि भाई जूही सिंह जी एक बार विधायक हो जाएं तो जिंदगी भर चकाचक, और हम 35 साल तक खटते रहे, और जिस दिन रिटायर हुए उस दिन झोला लेके सड़क पर खड़े हैं। ये तो नहीं ठीक है रास्ता। अमिताभ जी, जो मेन कठिनाई है उसकी नब्ज आपने आज पकड़ ली है। ये विसंगति जो है, जो लोग न्यू पेंशन स्कीम के ढांचे को बना रहे हैं, वो दरअसल ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत अपनी पेंशन ले रहे हैं। चाहे वो हम लोगों में से कोई नेतृत्व कर रहा हो, एमपी या एमएलए हो, चाहे वो सरकारी अफसर हो, क्योंकि वो लोग उस जगह है जहां उनको ओल्ड पेंशन स्कीम मिल रहा है। जबकि जब ये आया है, जो नए लोग आए हैं, जो सरकारी कर्मचारी आज सड़क पे खड़े हैं, इनका, जैसे लक्ष्मीकांत जी ने कहा, असुरक्षा की भावना तो सबको दिख रही है। तो इसमें हम ये कहें कि राजनेता सही हैं कि उनको पेंशन जिंदगी भर मिलनी चाहिए, या उनका लेकिन जो भी वायदा यहाँ पर राजनेता करें। अभी एक और बात हुई कि किसी नेता ने कहा कि ये प्रस्ताव पारित हो चुका है। देखिए, जनता है, शासकीय कर्मचारी है, पारित होने से मतलब नहीं है। जो उनकी इच्छा है और जो डिमांड है, और जो आपने कहा कि एक मिनिमम गारंटी है, वो लागू करना हमारी जिम्मेदारी है। नहीं तो ये बात सही है कि हमें नहीं ये तर्क संकट या हमारी नीयत में खराबी है। अगर हम अपनी पेंशन पूरी ले रहे हैं और हम अपने आप को उस पेंशन के दायरे में नहीं ला रहे हैं, तो फिर हम जनप्रतिनिधि होने लायक भी नहीं है। लेकिन इसमें बहुत आपने पिछले महीने भी इस पर डिबेट कराया था अमिताभ जी, पहली बार शायद आप ही ने ये मुद्दा उठाया था, तब भी हम लोगों ने बात सुनी थी, और बात सुनकर बात को टाल दिया गया। अभी तक इसका कोई, आज राज कर्मचारी फिर जुटे हैं, तो शायद जरूरी है कि अन्य मसलों को हटा के इस मसले पर हम लोग अपनी राय बिल्कुल साफ करें और इसको लागू करें, जो सरकारी कर्मचारियों को चाहिए। जी अमिताभ जी, बड़ी अच्छी बात कही जूही जी आपने, और ईमानदारी से कही। हिलाल लखवी साहब, विधानसभाएं और लोकसभा, विधान परिषद और राज्यसभा दिशा तय कर सकते हैं, नीतियां बना सकते हैं, लेकिन जमीन पर सुराज आएगा कि नहीं आएगा, जमीन पर अच्छा काम होगा कि नहीं होगा, इसके टूल यही लाखों कर्मचारी हैं, कोई दूसरा टूल नहीं। जापानी पुर्जा यहां नहीं चल लगेगा ना हालैंड पोलैंड का लगेगा। यहां तो जो हमारा बच्चा है तहसील में, वही परिणाम देगा जो पुलिस में है, दरोगा है, सिपाही है, मास्टर है स्कूल में। और अगर उसके मन में असुरक्षा का भाव रहेगा, यह मनोवैज्ञानिक सच है, जब आदमी उम्र के तीसरे चरण में पहुंचता है तो एक तो मन से ही थक जाता है, असुरक्षा की भावना उसमें स्वतः आ जाती है, स्वास्थ्य को लेके, तमाम चिंताओं को लेके। और उस समय ये चिंता और झेले कि पता नहीं पेंशन में कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नकवी साहब, तो वो काम कैसे करेगा बताइए। अमिताभ भाई, अगर आप हमको इजाजत दे तो हम सिर्फ 3-4 मिनट आपको यह बता दें कि इस वक्त वास्तविक स्थिति क्या है, क्योंकि हम खुद सरकारी नौकरी में हैं और हमारे साथ के बहुत जो नौजवान लोग आ रहे हैं, हम उनको देखते हैं और समझते हैं क्या हो रहा है उसमें। देखिए, आज की तारीख में किसी भी सरकारी नौकर को किसी प्रकार का कोई पेंशन नहीं है, ना न्यू पेंशन है ना ओल्ड पेंशन है। न्यू पेंशन स्कीम का मतलब यह है कि आप स्वयं जाइए और जाकर के जो बहुत से इस तरह की पेंशन स्कीम बेच रही है कंपनी, आप उनसे खरीद लीजिए, और उसका नाम है न्यू पेंशन स्कीम। इसके अंदर सरकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, अमिताभ भाई, ये जो सरकारी नौकरी है, इसके अंदर, इसमें आप भी जानते हैं कि कोई तनख्वाहें बहुत अच्छी नहीं है अगर हम प्राइवेट सेक्टर से इसको कंपेयर करते हैं। यहां पे तनख्वाहें काफी कम है, और यहां सरकारी नौकर जो है वो इतना पैसा नहीं बचा सकता है कि वो अपने बुढ़ापे की सुरक्षा कर सके।
और एक वो रहता है कि चलो कोई नहीं है, ईमानदारी से काम करो, बुढ़ापा में जो है वो कम से कम सरकारी पेंशन मिलेगा, जीपीएफ मिलेगा, एक अदद छोटा मोटा घर बन जाएगा और वहां रहने के लिए और खर्चे के लिए पेंशन मिलती रहेगी। उसको लेकर के सरकार ने, जो भी सरकार है, हम किसी सरकार का नाम नहीं लेंगे, कोई राजनीतिक बात नहीं करेंगे, बहुत बड़ा पाप किया है उन सरकारी नौकरों के साथ जिन्होंने अपना जीवन यहां पर देने की बात की है। आप सिर्फ उनको इसलिए एक्सप्लॉइट कर रहे हैं क्योंकि वो बेचारे बेरोजगार हैं, उनको और रोजगार के अवसर जो है वो आसानी से उपलब्ध नहीं है, तो आप कहते हैं यहां काम करना है तो ऐसा ही करो। इसको जो है वो कहीं से भी जायज बात नहीं कही जा सकती है। पुरानी पेंशन स्कीम ही चाहिए है हमको, कोई 10%, 15%, 20% नहीं चाहिए है। आप हमको हमारी पुरानी पेंशन स्कीम वापस करिए। हमारे जो नौजवान हैं जो 30 साल 35 साल की नौकरी करने के बाद जब घर जाएं तो जो उनकी तनख्वाह है उसका आधा पौना जो मिलता है उसमें उनकी दाल रोटी चल जाती है, और कम से कम ये सुरक्षा देश के लिए भी होती है, देश के भी हित में, कि वो किसी प्रकार का भ्रष्टाचार करके सरमाया जमा नहीं करेगा। आज की तारीख में जब बुढ़ापा दिखाई देता है तो कमर की हड्डी जो है वो सिहर जाती है, वो सिहर जाती है कि हमको कुछ अपना इंतजाम करना होगा। ठीक बात। तो अगर सरकार वास्तव में चाहती है कि किसी प्रकार का भ्रष्टाचार ना हो के ईमानदारी से काम हो, तो पुरानी पेंशन, विजय कुमार बंधु के पास चलूंगा, नहीं जमा करना, वो इस पीड़ित पक्ष के वकील हैं, समझ लीजिए, अध्यक्ष हैं ओल्ड पेंशन एसोसिएशन के। वहां जाऊं उससे पहले मैं सियासत के लिए एक पुराना शेर पढ़ देता हूं। इस तरफ से उस तरफ तक, इस तरफ से उस तरफ तक सब शरीके जुर्म है, आदमी या तो रिहा है या जमानत पर फरार। विजय बंधु जी, 13 साल हो गए, 13 साल में बच्चा भी समझदार हो जाता है, हाल में जन्मा। ये 13 साल में अभी इसकी रूपरेखा नहीं बन पाई। कितना पैसा कहां गया, कुछ उसका हिसाब किताब समझ नहीं आ रहा। कर्मचारी के मन में सुरक्षा का भाव, और अब ये एक नई बात जो आई, ये बात बड़ी मौलिक है और इस पर चिंतन भी होना चाहिए कि जो लोग, जो राजनेता हैं, जो जनता के सेवक हैं, सांसद और विधायक, उन्होंने अपना जीवन सुरक्षित कर लिया। यावत जीवेत सुखम जीवेत, और कर्मचारी से कहा तुम जानो, तुम्हारा नसीब जाने, बाजार जाने। बंधु जी, अभी डिबेट में बातें निकल के आई, कहा जा रहा है होना चाहिए, हम सहमत हैं, हमें करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल सही है। करेगा कौन? करेगा कौन? सत्ता पक्ष बैठा है सामने, विपक्ष बैठा है सामने, करेगा कौन? किसको आप बता रहे हैं ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये तो आज पिछले 14 साल से चल रहा है। तो आप 14 साल में इस मुद्दे को, मैं तो सबसे पहले सर आपको बधाई देना चाहता हूँ, आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूँ कि जनवादी मुद्दे पर कम से कम डिबेट हो रही है, और आप इसको लिए कई बार प्रयास किए सर। मैं तो कहता हूँ कि इस मुद्दे पर हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है और हमारे राजनेता हैं बिल्कुल संवेदनहीन हैं। बातें भले कुछ कर ले लेकिन संवेदन। रामलीला मैदान में आज उमड़ा इतना बड़ा जनशाला, पूरा देश को आप बहस करने को तैयार नहीं है, आप बात करने को तैयार नहीं है, आप क्यों चीज़ों को पेंडिंग कर रहे हैं? मैं आपसे बस एक निवेदन करता हूं, मैं सरकार का हिस्सा हूं, मैं देश के लिए, देश सरकार के लिए काम करता हूं, मैं छोटा सा अदना सा कर्मचारी हूं, मैं आया हूं इसीलिए कि हमें पेंशन चाहिए, हमें वेतन चाहिए। और आपने क्या लिया मुझे वो मेरा विषय नहीं, लेकिन मैं ये कहता हूं आज 26 नवंबर है, संविधान दिवस है, संविधान में कर्मचारियों को पेंशन की व्यवस्था है, और आज संविधान दिवस के ही इसीलिए रामलीला मैदान में रखा गया ये बात कि अगर संविधान ने हमें राइट दिया तो आप कौन होते हैं हमें खत्म करने वाले? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन में हमें दिया गया है, और पेंशन नेताओं को नहीं थी, हमें बाहर कर दिया, आपने अपने को अंदर कर लिया। और जब हमारे को दिया जाता है तो हमें बताया जाता है कि भार पड़ रहे हैं। मैं बहुत विनम्रता के साथ पूरे राजनीतिक व्यवस्था को और नातेदारों को कहना चाहता हूं, कोई भार नहीं है। आप यह तो सोचना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते, मेरा नुकसान है, देश का नुकसान है, सरकार का नुकसान है एनपीएस से, न्यू पेंशन व्यवस्था से। आप सर्च तो करिए, 14 साल हो गए जिस व्यवस्था को आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। एक बड़ा सवाल है, इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, आप क्या दोगे क्या नहीं दोगे तो बात का बात हो गए।
क्या करोगे क्या नहीं करोगे बात की, इंप्लीमेंट नहीं। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर लाखों लोग ऐसे जिनका कुछ नहीं कट रहा है, वो बिल्कुल सड़क पे हैं। अगर भगवान न करे ऐसा किसी हमारे कर्मचारी के साथ होता हो, कई जगह हुआ है, आज उनको एक पैसा नहीं, सड़क पर हैं, उनके परिवार को कोई सुरक्षा नहीं। और ये पेंशन कोई भीख नहीं है हमारी, ये सामाजिक सुरक्षा है। अभी आपने सर बहुत अच्छी बात कही कि हम वेलफेयर स्टेट में जी रहे हैं, तो जब वेलफेयर स्टेट में जी रहे तो वेलफेयर को वेलफेयर रहने दो, बिजनेस स्टेट क्यों बनाया जा रहा है? मुझे एक बड़ा सवाल है, अगर वेलफेयर तो बिजनेस स्टेट को ना बनाया जाए। दूसरा एक सवाल जो मेरा सबसे बड़ा है, कितनी बार आंदोलन आप हमसे कराना चाहते हैं, कितनी बार आप हमारी ऊर्जा को उस दिशा में लगवाना चाहते हैं? हम तो चाहते हैं हमारी पुरानी पेंशन बहाल हो, हम अपनी सही दिशा में सरकार के लिए देश के लिए काम करें, अब कर रहे हैं। एक बात बड़ा जो जुनून है इसमें सर, वो सबसे बड़ा सवाल है कि पेंशन हमें सरकार नहीं देती है। ये बात को पता नहीं क्यों घुमाया जा रहा है। जब वेतन आयोग बनता है, जो भी हमारा वेतन होता, वेतन का हमारा 18.5% के आसपास पहले शुरुआत हुआ था, काट लिया जाता था कि सरकारी कर्मचारी इसका पैसा सब खर्चा हो जाएगा, इसको इतना काट के उसको इसको सुप्रीम कोर्ट ने पेंडिंग वेतन बोला है। हमारा वेतन है आप जो दे रहे हो, वो कोई आप अलग से एहसान नहीं कर रहे हो आप हमें। और रही बात दूसरी नेताओं को लेने की बात, तो ये तो पूरा हिंदुस्तान अब देख रहा है, हमें एक भी नहीं, आप 1 2 3 4 जितना मनोरंजन ले लो, और उसके लिए कोई भाव नहीं है। विजय बंधु जी ठीक बात है, एक ब्रेक पर भी जाना, लेकिन उससे पहले 2 बात कहूंगा, फिर ब्रेक पर जाऊंगा। अगर हमारी संसद ने, हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने मिनिमम वेजेस एक्ट बनाया, न्यूनतम मजदूरी कानून क्यों बनाया? ताकि काम करने वाला कामगार समूह जो है वो सम्मान के साथ सिर उठाकर जी सके, उसमें और भिखारी में अंतर हो। श्रम का मतलब भीख मांगना नहीं हो, इसलिए मिनिमम वेजेस एक्ट लागू किया भारत ने आजादी के तत्काल बाद, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर तमाम फैसलों पर मोहर लगाई कि हां ये इसको स्ट्रिक्टली लागू करिए। तो अगर मिनिमम वेजेस एक्ट होना चाहिए तो मिनिमम पेंशन एक्ट क्यों नहीं होना चाहिए? यह बड़ा मौलिक सवाल है। जिस धारणा से, जिस इच्छा से, जिस कामना से, जिस मंतव्य से इस मुल्क ने मिनिमम वेजेस एक्ट मंजूर किया, वही कामना, वही इच्छा, वही मंतव्य इस बात की मांग करता है कि इस मुल्क में मिनिमम पेंशन एक्ट होना चाहिए। न्यूनतम पेंशन तो तय करिए। मैं अधिकतम की बहस में नहीं पड़ता कि 5 लाख मिले कि 6 लाख मिले, और जिनकी 6 लाख 5 लाख पेंशन कभी होगी भगवान जाने, किसकी होती होगी मुझे तो पता नहीं, वो अपनी व्यवस्था खुद भी कर लेते हैं। और एक बात और कहूंगा, फिर ब्रेक पर जाऊंगा। पूरा मुल्क पिछले 15 सालों से वैसे ही संविदा के हवाले हो रहा है। उत्तर प्रदेश में पिछले 15 सालों में, मेरी बात को गंभीरता से सुनिएगा, हालात ये बना दिए गए कि आज 17.5 लाख, फिर सुनिए, 17.5 लाख संविदा कर्मी हैं। संविदा कर्मी का मतलब वो मजदूर जो सिर्फ शोषण शोषण और शोषण झेल रहा है, जिनके पास न कोई हक है न हकूक है, वो मिनिमम वेजेस एक्ट से भी बाहर हैं। वो किसी एक्ट में कवर नहीं। वो हमारे घर के लड़के नहीं है क्या? हमारे घर की बच्चियां नहीं है क्या? वो दूसरे देश के नागरिक है, दूसरे ग्रह के नागरिक है। ईश्वर न करे वाजपेयी जी, जोही जी, नकवी साहब, राजनेताओं के परिवार के किसी व्यक्ति को कभी संविदा कर्मी बनना पड़े, बड़ा कष्ट होगा। आंख से खून के आंसू आएंगे, खून के आंसू। महाबहस में चर्चा इस बात पर, जो नई पेंशन स्कीम लागू की गई है उसका विरोध हो रहा है, तो क्यों नहीं सरकार यहां पर मांगे सुनिए। अगर वाकई में इतनी बेहतर है, इतनी लाभप्रद है, तो जो सांसद हैं, विधायक हैं, उन्हें भी इस दायरे में लाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो अमिताभ जी, जो सरकार का रवैया है, बहुत सारी चीजें स्पष्ट नहीं है इस नीति में, जैसा कि विशाल जी ने भी अभी कहा, हमारे साथ देशबंधु जी बैठे, उन्होंने भी कहा, ऐसा लग रहा है सरकार मानो भी खुद पढ़ रही है, अध्ययन कर रही, समझ रही कि होना क्या है यहाँ पर कोई चीज, कोई गारंटी कहीं नजर नहीं आती। देखिए, 14 वर्ष में भगवान राम का वनवास समाप्त हो गया था। 14 वर्ष में पेंशन नहीं समझ आई,
तो जो 14 वर्ष में नहीं समझ में आई वो 1400 साल में भी समझ में नहीं आएगी। फिर उसको विदा करो। वाजपेयी जी मिनिमम वेजेस एक्ट इस देश ने क्यों स्वीकार किया? इसलिए स्वीकार किया कि हम अपने बच्चे को वो मजदूरी भी करे तो उसके सम्मान के लिए एक न्यूनतम गारंटी दें। क्या इस मुल्क में मिनिमम पेंशन एक्ट नहीं होना चाहिए? वैसे ही नहीं, निश्चित होना चाहिए। अब मैं आपको स्मरण दिलाना चाहूंगा जी अमिताभ जी, निश्चित न्यूनतम पेंशन एक्ट होना चाहिए। मैं आपको एक स्मरण दिलाना चाहता हूं, पूरा तो मुझे ध्यान नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन मिलेगी किसी भी मजदूर को, इस बात को उन्होंने नीतिगत निर्णय करके लागू कराया था। पहले लोगों को 300 रुपए और 200 रुपए पेंशन मिलती थी। उसी भावना से मैं इससे सहमत हूं कि पेंशन की भी गारंटी होनी चाहिए। कर्मचारियों के भीतर जो असुरक्षा है, आखिर एक चीज तुमने लागू करी 1 अप्रैल 2005 को, अगर उसका आज कोई दूसरा पक्ष सामने आ रहा है तो लोक कल्याणकारी सरकार को उस पर विचार करके और ऐसा निर्णय लेना चाहिए जिससे कि कर्मचारियों के मन में जो असुरक्षा है वो समाप्त हो। उनको रिटायरमेंट के बाद पेंशन की व्यवस्था के माध्यम से उनका बुढ़ापे का भविष्य सुनिश्चित हो, ये बात सरकार को करनी चाहिए। मैं इससे सहमत हूं। जी ठीक बात। जूही जी, मैं एक और बड़ी चिंता की ओर देश का ध्यान खींचूंगा, जिसकी ओर शायद राजनेताओं का ध्यान जा नहीं रहा, क्योंकि राजनेता तो अपनी मस्ती में रहते हैं, उनकी चाल अपनी है। पैरामिलिट्री फोर्स जो है भारत की, वो और जिसको हम ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं, जिसमें IAS IPS आते हैं, बड़े साहब लोग, उनके जो 2005 के बाद की भर्ती है ना, उनसे जरा चर्चा कर लीजिए ऑफ द रिकॉर्ड। वो भी वही कह रहे हैं जो प्राइमरी का टीचर कह रहा है। वो धरने पर नहीं आ रहा है, लेकिन कह वही रहा है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, नाम नहीं लेना चाहता यहां किसी का, किसी की नौकरी संकट में आ जाएगी। उन पर ऐसी प्रतिबंध है कि वो धरना प्रदर्शन में नहीं जा सकते, लेकिन वो कह रहे हैं। ये स्थिति देश को किधर ले जाएगी? जिन लोगों के हाथ में देश की तमाम महत्वपूर्ण सूचनाएं रहती हैं, उनका मन टूटा रहेगा। ये जो आंदोलन चल रहा है ना, मैं जाने कितने IAS को जानता हूं, IPS को जानता हूं, जिन्होंने इस आंदोलन को नैतिक समर्थन दिया कि भैया हम बोल तो नहीं सकते, लेकिन आप आगे बढ़ो, हम पीछे साथ हैं। क्योंकि आज जो कप्तान है वो भी जान रहा कि 60 के बाद या तो भ्रष्टाचार कर लूं, तो 100-200 500 करोड़ घर रख लूं, और अगर भ्रष्टाचार नहीं करूं तो चने मुरमुरे बेचूंगा, क्या करूंगा 60 के बाद? जूही सिंह जी। अमिताभ जी, जैसा कि विजय बंधु जी ने कहा कि ये कोई एहसान नहीं है, ये अधिकार है सरकारी कर्मचारियों का। और अभी IAS और PCS अफसर नहीं आ रहे हैं ना, थोड़े दिन में वो भी आंदोलन पे आ जाएंगे, क्योंकि इस अधिकार से वंचित होकर सरकारी सेवा में जहां पर आदमी आता है एक सिक्योरिटी के लिए, उससे आप वंचित कर रहे हैं और इम्प्लीमेंटेशन आप कर नहीं पा रहे, हम नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो अपनी जिम्मेदारी लेती हूँ, लेकिन ये भी मुझे बड़ी अचंभित हो रही है कि हमारे बहुत ही माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, हम लोग सब सम्मान करते हैं, किस मजदूर को सर ये नीतिगत निर्णय के अंतर्गत 1000 रुपए पेंशन मिल रही है, इसको दलों में न विभाजित करें, क्योंकि हम सब गुनाहगार हैं। 13 साल में अगर हम इस व्यवस्था को नहीं समझ पाए और नहीं लागू कर पाए, और राज्य कर्मचारी आज सड़क पर खड़ा है और सब तबके का खड़ा है, वो दिखे या ना दिखे, तो उसको पुरानी पेंशन योजना बहाल आपको करनी ही पड़ेगी। नहीं तो फिर जो आप कह रहे हैं कि मन टूटेगा, इम्प्लीमेंटेशन उन्हीं के थ्रू करवाना है, वो क्यों करेंगे? वो सही कह रहे हैं विजय बंधु जी की कौन यहाँ पर कह रहा है कि करना चाहिए, अच्छा है, करना तो हमको है ना, तो हमको करना चाहिए। जी बिल्कुल। एक बात और कह के हिलाल भाई के पास जाऊंगा। नकवी जी, कुछ ऐसे दुखद प्रसंग मेरे संज्ञान में आए
कि 2006 में 7 में बच्चा भर्ती हुआ सरकारी सेवा में, पेंशन बंद थी। कुछ ग्रह ऐसे आए, नहीं रहा, दिवंगत हो गया। उसके परिवार को 682 रुपए का चेक मिला, उतने में क्रियाक्रम भी नहीं होगा। नकवी साहब, उसके परिवार को 682 रुपए का चेक मिला। 682 रुपए में 6 कुंटल लकड़ी नहीं आती। 13वीं छोड़ दो, और उसके बाद जो पत्नी रह गई, बच्चे रह गए, वो क्या खाएंगे बताइए। जी अमिताभ भाई, देखिए, हम यहां पर इसको जो आप ये बहस है, चर्चा, इसको निश्चित रूप से सरकार को समझना चाहिए। और हम जूही जी की बिल्कुल साथ है कि ये बात बिल्कुल सही है कि हम सब लोग जो है वो इस चीज की जो सीरियसनेस है उसको नहीं समझ पाए। समझना चाहिए था, गलती की है, इसमें कोई शक नहीं है, और इस गलती की सुधार हो जानी चाहिए, जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए सुधार। नहीं तो आप एक बात और निश्चित जान लें कि सरकारी नौकरी में आने वाले लोग जो हैं, तो जो एक मेरिटोरियस होते हैं वो नहीं आएंगे। आपको वहां पर भी बहुत बड़ा समझौता करना होगा। आपके जो नीतिगत फैसले लेने वाले लोग हैं, अच्छी बात, उसके नेता लोगों के जो चुनाव हो रहा है वो भी हम लोग जानते हैं। और इसके बाद जो ब्यूरोक्रेट्स हो जाएंगे, अगर वो भी इस तरह के आए जिनके अंदर मेरिट नहीं है, तो देश कहां जाएगा। हम सरकारी नौकरी में सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से अगर कोई काम करता है, तो एक ही उसके पास बहुत बड़ा एक बांधे रखने के लिए है कि आपको पेंशन मिलती है। और अगर बीच में किसी व्यक्ति के निधन हो जाता है तो उसके यहां पारिवारिक पेंशन मिलता है। पहले ही वो खत्म किया जा चुका है, जिसको कि कहा जाता था कि अगर बीच में ही हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो उनके संबंधित होते हैं उनको नौकरी दे दी जाती थी। अब वो जो है वो सरकार दे दे तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं। उसको हार्डनेस स्कीम कहा जाता था, वो खत्म हो चुकी है वो भी। तो आज की तारीख में सरकारी नौकरी में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से अच्छे व्यक्ति, अच्छे काम करने वाले लोग, मेरिटोरियस लोग जो हैं वो उसकी ओर आकर्षित हों और आएं। और जो आकर्षण का कारण है वो भ्रष्टाचार है, जो अपने आप में कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि इस वजह से लोग सरकारी नौकरी में आए कि पेंशन मत दो, हमसे पेंशन ले लेना, नाम हमारा दरोगा रख दो। तो ये जो है ये कोई नहीं चाहेगा, और वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा जिस दिन लोग इस कारण से आएंगे। ऐसे भी हैं जी, बिल्कुल ठीक बात है। हिलाल लखवी ने भी बात पड़ी, उसमें एक आयाम बड़ा अच्छा जोड़ा। राजनेता कैसे कैसे आ रहे हैं ये तो हम देख ही रहे हैं। आप बताइए, आजादी के बाद की गैलेक्सी देखिए, पॉलिटिकल गैलेक्सी। संविधान सभा को देखिए नजर दौड़ा के, जिसमें 360 से ज्यादा लोग सदस्य थे। और आज जरा विधानसभाओं को देख लीजिए, लोकसभा को देख लीजिए, पता लग जाएगा कैसे कैसे। और अगर ये सरकारी सेवाओं में भी वैसे वैसे आ गए, तब क्या करोगे? तब तो हो लिया काम। ये चिंता का विषय होना चाहिए। और इसके साथ यह भी चिंता का विषय होना चाहिए कि जो हाथ देश चला रहे हैं, अगर वो हर दिन 60 साल के बाद अपनी असुरक्षा से जूझेंगे, तो वो ईमानदारी से कब तक आपके साथ खड़े रहेंगे, मुल्क के साथ खड़े रहेंगे? यह भी बड़ा सवाल खड़ा होगा। पूरा मुल्क अनिश्चय में आ जाएगा। विजय कुमार बंधु जी, मुझे बताइए, अगर इस नई पेंशन स्कीम जब से लागू हुई, अचानक मान लीजिए कोई नई भर्ती वाला नौजवान है, उसका हार्ट अटैक आया और वो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में यह लोग छोड़कर चला गया, उसका परिवार कहां जाएगा? किस दफ्तर का दरवाजा खटखटाएगा? उसका परिवार पूरी तरह सड़क पर रहेगा। ना उसको ग्रेजुटी है, ना डेथ ग्रेजुटी है, ना जीपीएफ है, ना पेंशन है, ना मृतक आश्रित की नौकरी है। सारी व्यवस्था को इसी एनपीएस के दायरे में लाके बंद कर दिया गया। मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूं, आपके परिवार में आपका परिवार असंतुष्ट है, आप कितना अच्छा कर पाएंगे, कितना अच्छा विकास कर पाए? देश का कर्मचारी, देश कौन चला रहा है? ठीक है, हमारे नीति नेता मानते हैं उनको, लेकिन रेल कौन चला रहा है? कर्मचारी। कार्यालय कौन चला रहा है? कर्मचारी। फोर्स में कौन भर्ती हो रहा है? हमारा सैनिक। कौन देश चला रहा है? आप तो आंकड़े देते हैं, किसके दम पे देते हैं? हमारे दम पे देते हैं। हमें आप असंतुष्ट करके देश का विकास आप कहते थे, देश बदल रहा है,
कैसे बदल रहा है, इसी तरह से बदलेगा। आप अपने, हम कहते हैं आपके हम अंग हैं, और अंग अगर आपका कमजोर है या आपका अंग खराब है तो आप कैसे आप उम्मीद कर लेते हैं कि आप देश को बहुत अच्छा कर पाएंगे। मेरा एक बड़ा सवाल है, हम मानते हैं हम बहुत छोटी कड़ी हैं इस शासन व्यवस्था के, हम इस प्रशासन के, लेकिन हैं, और अगर कहा जाता है एक कड़ी भी कमजोर हुई तो सारी व्यवस्था खराब होगी। मेरा विनम्र निवेदन है, चाहे सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, उससे मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, बहुत खराब स्थिति है। हमने तो, हमारे पास हजारों आंकड़े ऐसे आए, हमारे पास सैकड़ों रोज फोन आते हैं कि सर मेरे परिवार के साथ ऐसे हो गया, मैं क्या करूं ना। जिस दिन से वो घटना होगी उसका वेतन बंद, जीपीएफ है नहीं, फंड कोई आप दे नहीं रहे हैं, तो पेंशन है नहीं, वो पूरा का पूरा परिवार टूट जा रहा है। और टूटा हुआ परिवार देश नहीं खड़ा कर सकता है, ना पूरा देश खड़ा कर सकता है। मैं एक ही निवेदन बड़ी विनम्रता से करना चाहता हूं कि आप इस पर चिंतन करें और सिर्फ बात करके ना निकल जाए। हमारे पूर्व भाजपा के अध्यक्ष बड़े सीनियर लीडर हैं, बड़ा सम्मान है, आप कह रहे हैं, आप इस बात को अपने मुख्यमंत्री से जाकर कहिए, अपनी पार्टी में रखिए इस बात को। आपकी तो सरकार उत्तर प्रदेश में, आपकी सरकार देश में, प्रधानमंत्री जी आपके, मुख्यमंत्री जी आपके, आप किसके हवाले छोड़ रहे हैं? आप इस बात को जाकर कहिए। और ये छोटी छोटी चीजों पे आप तेजी से निर्णय लेते हैं जिसका कोई बहुत ज्यादा सामाजिक सरोकार नहीं है। इतना बड़ा मास, 60 लाख एनपीएस का कर्मचारी पूरे देश के अंदर है, और 60 लाख एम्प्लॉइज अगर पीड़ित है, दुखी है, तो हम नहीं समझते देश प्रगति कर रहा, हम नहीं समझते देश आगे बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपसे पूरा विनम्रता से निवेदन करता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा, ठीक बात, मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा, मुझे मालूम है। और अभी सर मनमोहन सिंह की सरकार, एक सर अभी 28 तारीख को हमारा पूरे देश के सांसदों के आवास पर उपवास था। करीबन 450 सांसदों के लोगों ने पैड पर लिख कर उन्होंने दिया, प्रधानमंत्री का नाम संबोधन किया। देश की पार्लियामेंट का 450 सांसद कह रहा नहीं, ये सही होनी चाहिए, तो देश का प्रधानमंत्री को निर्णय लेना पड़ेगा, उस पार्लियामेंट को निर्णय लेना पड़ेगा। अब इससे ज्यादा जन समर्थन क्या हो सकता है? ठीक बंधु जी, ठीक है, समय कम है। वाजपेयी जी से कमेंट लूंगा छोटा सा। वाजपेयी जी, अमिताभ भाई एक सेकंड बस देंगे। अमिताभ भाई, न्यू पेंशन स्कीम नाम की कोई चीज नहीं है जी, ठीक बात। न्यू पेंशन स्कीम नाम की कोई चीज नहीं है अमिताभ भाई, वो बाजार है, बाजार में टिक्की खाओ चाहे छोले खाओ, वो वैसी बात है। पंजाब में सरकार है। और दूसरा, हम भी वाजपेयी जी से कहेंगे, वाजपेयी जी जो गलती वाजपेयी जी ने की थी, अटल बिहारी जी ने की थी, उसको नरेंद्र मोदी जी खत्म कर दे, बहुत एहसान होगा। ठीक है, रुकिए, अब फिर इसको पार्टियों पर मत लाइए, नहीं तो फिर कोई पंजाब के बारे में भी पूछेगा। अमिताभ भाई, अगर आपने मनमोहन जी का नाम ना लिया होता हम कभी ना लेते पार्टी पर। कोई मनमोहन सिंह का नाम भी पूछेगा, अगर मनमोहन सिंह साहब का नाम आपने ना लिया होता हम कभी नाम ना लेते। ठीक है, नहीं मुझे लेने दीजिए, आप लोग आपस में मत लीजिए, मैं तो सबके नाम ले सकता हूं, आप नहीं ले सकते सबके नाम। अरे ये कौन सी बात हुई? ये कौन सी बात हुई? आप अपने ये कौन सी बात हुई? नहीं, ये कौन सी बात बचाओगे भाई? आपकी नौकरी है, मेरी नहीं है। मैं तो कबीर हूं, खड़ा हूं चौराहे पर, आप नहीं हो ना मालिक। एक सेकंड भी देखिए आपने। हाँ ठीक बात है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, एक छोटा सा प्रश्न, टूटे मन के कर्मचारियों से क्या एक सुदृढ़ व्यवस्था संचालित हो सकती है? निश्चित तौर पर अगर मन में असंतोष है तो उससे एक अच्छी व्यवस्था में सहयोग की कल्पना नहीं की जा सकती। मैं तो एक बात आपके ध्यान में डालना चाहता हूं कि अब तो संविदा से भी आगे बढ़ गया है मामला, आउटसोर्स पर आने लगे हैं, रात को मना कर देंगे, कल सुबह से नहीं आना। जहां तक जनता क्या करेगा, जनादेश होने का बात आप कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस विषय को माननीय मुख्यमंत्री जी तक इसी भावना के साथ, जिस भावना से आज डिबेट हुई है, यथाशीघ्र पहुंचाकर वार्ता करने का काम करूंगा। ठीक है, चलिए, तो अपनी अपनी राय सबने रख ली अमिताभ जी, और कुल मिलाकर ये कोई गारंटी नहीं दे रहा है कि हाँ वाकई में गारंटी मिलेगी कि आपका जब बुढ़ापा आएगा, जब आप सेवानिवृत्त होंगे, तो भी जिंदगी आपकी खुशहाल रहेगी, कम से कम 2 रोटी आपको मिल जाएगी। तो जनता जो हमारे इस शो को लगातार देख रही है, उसकी क्या राय है, तो वो भी आप लोग देखिए जो पैनल में हमारे साथ हैं और जिरह कर रहे हैं यहाँ पर। तो सवाल हमारा था, क्या देश में सांसदों, विधायकों और सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ही तरह की पेंशन होनी चाहिए? तो इस पर हमेशा की तरह जो भी हमारी जनता है उन्होंने भरपूर वोट किया है,
और देखिए आप अमिताभ जी, 94% लोग कहते हैं कि हाँ सबको समान नीति के तहत पेंशन मिले, जबकि 6% ये जवाब नहीं में है और पता नहीं तो कोई भी कंफ्यूज नहीं है, सीधे सीधे सबने अपनी राय रखी है। तो अमिताभ जी, जनता 94% समझ गया। ये 94% देश की सामान्य जनता है और ये 6% जो कह रहे नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, नेता है। मैं समझ गया, ये नेता है 6% जिन्होंने कहा ना हमको अलग दो पेंशन, हम बड़े लोग हैं, कहां घास कूड़ा सबके साथ हमको तौलोगे। देखते नहीं हम कुर्ता पहनते हैं खादी का, उसमें कितना कलफ लगता है। ये 6% मैंने पकड़ लिए, ये वही लोग हैं जो किसी न किसी के हाथ मजबूत कर रहे हैं झंडा लेके। समझ गया, धन्य है प्रभु। लेकिन 94% जनता क्या कह रही है उसको समझना होगा। ये जनादेश है। मीठी मीठी बातें सबने कही, सबकी सरकारें हैं, जिनकी आज नहीं उनकी कल थी, कुछ की आज भी हैं, किसी की आज बहुत हैं। फिर भी ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में पुरानी पेंशन स्कीम जारी रखी है। क्या वो साहस हम लोग नहीं दिखा सकते, बाकी लोग नहीं दिखा सकते? ये सवाल उठेगा। मैं पार्टी पॉलिटिक्स में इस विषय को नहीं ढकेलना चाहता। ये कर्मचारी देश के हैं और ये बच्चे समाज के हैं। दो बातें याद रखिए, ये भाजपा कांग्रेस सपा बसपा लेफ्ट राइट नहीं है, ये हिंदुस्तान के कर्मचारी हैं और समाज के बच्चे हैं। इनके लिए साझा फैसला क्यों नहीं हो सकता? संसद, विधानसभाएं के चक मंगनी पट ब्याह की तर्ज पर माननीयों के वेतनमान संशोधित नहीं कर देते? झटपट झटपट मैगी के अंदाज में 2 मिनट मैगी, भूख लगी और मैगी तैयार। क्या वैसा काम नहीं हो सकता? 60 लाख परिवारों को निश्चिंतता मिल जाए। एक बड़े मैनेजमेंट गुरु हुए जिनके जीवन में उनका जो प्रदर्शन रहा वो भी अद्भुत रहा। भारत के बड़े मैनेजमेंट गुरु के रूप में उनको लोग याद करते हैं, रूसी मोदी। उन्होंने एक बार मुझसे बातचीत, मुझे अवसर मिला बातचीत करने का, तो उन्होंने एक प्रसंग बताया। मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, किसी कंपनी को वो उस वक्त चला रहे थे, बड़े उद्योग समूह को। तो उन्होंने कहा कि साल में एक बार सारे अधिकारियों के बंगलों की रंगाई पुताई होती थी। रंग उनसे पूछ के किया जाता था संबंधित अधिकारी से कि भाई किस रंग का कर दें, गुलाबी, नीला, पीला। एक ने कुछ रंग करा लिया, गुलाबी मान लो उदाहरण के लिए। 5 दिन बाद उसकी पत्नी ने कहा ये गुलाबी रंग जम नहीं रहा, ऑफिस में बोलो दूसरा करे। डरते डरते अधिकारी ने कहा, संबंधित विभाग ने अनुरोध रद्द कर दिया। किसी तरीके से रूसी मोदी को पता लग गया, उन्होंने हस्तक्षेप किया। हालांकि मसला उनके लेवल का नहीं था, लेकिन हस्तक्षेप किया, ये उनकी खूबी थी। उन्होंने कहा भाई दोबारा कर दो। कितना खर्चा? 15,000, 20,000, 30,000। दोबारा रंग कर दो, जो कहे दोबारा कर दो। लोगों ने पूछा ये गलत परंपरा पड़ जाएगी। रूसी मोदी ने जो उत्तर दिया वो आज के लिए माकूल है। रूसी मोदी ने कहा ये कीमती इंजीनियर है, कीमती इंजीनियर, इसके मन में एक फांस रहेगी तो कंपनी का भला नहीं होगा, कंपनी का ज्यादा नुकसान हो जाएगा। रंग कराने में तो 20,000 लगेंगे, दोबारा करा दो। कर्मचारियों को सहेज कर रखा जाता है, सम्मान से रखा जाता है। भारत मां के हाथ यही हैं, हाथ और पैर यही हैं। हम कितनी भी अच्छी योजना बना दें, कितना भी अच्छा कानून बना दें, उसका इंप्लीमेंटेशन तो यही करेंगे ना। इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं, इनका टूटा मन नहीं रहे, इनका मन मजबूत रहना चाहिए। मिनिमम वेजेज एक्ट की तरह भारत की सार्वभौम संसद को मिनिमम पेंशन एक्ट पारित करना चाहिए। ये गारंटी हो भारत की सत्ता की तरफ से कि अगर आप और ठीक बात है, इससे कार्यक्षमता बढ़ेगी, कार्य दक्षता बढ़ेगी, ईमानदारी के साथ सेवा करने का मन रहेगा।
और दूसरे किस्म के तमाम खतरों से देश बचेगा। मैंने एक इशारा किया है, अर्धसैनिक बलों में भी यह समस्या है, ब्यूरोक्रेसी में भी यह समस्या है। कैसे काम चलेगा? संकट किसी दिन गहरा जाएगा। अभी तो ज्यादा लोग रिटायर नहीं हुए, अभी तो लागू हुए 14 साल हुआ। आज से 10-12 साल बाद, 15 साल बाद स्थिति क्या होगी? पूरे देश में एक नैराश्य का वातावरण फैल जाएगा। इसलिए मैं कहने आया हूं, यह फिजूल का खर्चा नहीं है। मैं राजनेताओं से कहूंगा, यह फिजूल का खर्चा नहीं है, यह जरूरी खर्चा है जो होना ही चाहिए। यह विलासिता नहीं है, यह कृपा नहीं है, यह भीख नहीं है, यह दया नहीं है। ठीक कहा विजय बंधु ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था यह रोक कर रखी गई तनख्वाह है जो रिटायरमेंट के बाद मिलती है, दैट इज कॉल्ड पेंशन। क्या सुप्रीम कोर्ट के से भी बड़े हैं हम? इसलिए मैं कहूंगा, इन लाखों परिवारों के लिए ऊपर से असुरक्षा का वायुमंडल हटाइए, धुंध छाटिए, सूर्य निकलना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो एक बात कह के मैं इस शो को समाप्त करूंगा, कम से कम इतना ही कर दो कि सांसद विधायक अपनी पुरानी पेंशन छोड़ दें, तब भी मैं मानूंगा कि कुछ ईमानदारी जिंदा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ जी, आपका साथ में जो भी खास मेहमान जुड़े थे, आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ महाबहस में अभी बस इतना।